गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के हमने टॉपिक में एयर पोल्यूशन के बारे में देखा था, तो आज उसके जो सोर्सेज जो रह गए थे उनके बारे में हम देखेंगे और आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बन कंपाउंड्स। जब हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन क्रिएट करने वाले कार्बन कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स देखे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसका सोर्स हमेशा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको बर्न करने से मिलती है, जैसे कोल, ऑयल्स, और इसी तरीके से डोमेस्टिक कुकिंग, हीटिंग, ये सब इसके कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज होते हैं। तो मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, coal, oil, etc. for domestic cooking, heating, etc. and the fuel consumed in furnaces of power plant, industries, hot mix plant, etc. तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स से, क्योंकि वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे हीट जनरेट करने के लिए, पावर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जाती हैं। From fossil fuel alone, more than 18 to the power 18 into 10 to the power 12 ton of carbon dioxide is being released into atmosphere each year. तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है, तो इस तरीके से यह रिलीज़ की जाती है। To some extent, in increase in carbon dioxide level in atmosphere increases the photosynthesis rate and consequently plant growth, acting as fertilization, especially in hot tropical climates. जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है, तो इसके कारण फोटोसिंथेसिस की रेट कुछ लिमिट तक फास्ट हो जाती है या बढ़ जाती है, क्योंकि प्लांट को इजीली कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो रही है, तो इजीली उसमें फोटोसिंथेसिस होता रहेगा। तो ये प्रोसेस है जो हॉट ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है। दिस पोटेंशियल ऑफ फर्टिलाइजर इफेक्ट मे बी एक्सप्लॉयटेड बाय यूजिंग मॉडिफाइड क्रॉप्स वैरायटी एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज. However, an increase in carbon dioxide concentration in atmosphere may result into disastrous effect also such as greenhouse effect. तो यहाँ पर तो ये फर्टिलाइज़र की तरह काम कर रही है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है वो एक डिज़ास्टर की तरह का वर्क कर रही है, क्योंकि इसके कारण ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ रहा है। फिर यहाँ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में बताया गया है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर होती है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के, सनलाइट जो आती है उसके लिए तो परमिएबल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इजीली वो सनलाइट या इंसोलेशन है जो अर्थ तक पहुंच जाता है। लेकिन जब अर्थ से टकरा के वापस सनलाइट जो जाती है, तो उसके कारण यह जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, जो रेडिएशन यहाँ से लौट रही है उसके लिए यह इम्परमेबल होते हैं, मतलब कि उसको वहीं पर ट्रैप कर लेंगे, वापस स्पेस में नहीं जाने देते। तो इसके कारण क्या होता है कि जो री रेडिएटेड एनर्जी है या री रेडिएशन है वो वहीं के वहीं ट्रैप कर लिया जाएगा, जो कि एक नेचुरल ग्रीन हाउस प्रोसेस कहलाती है, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो स्पेस अर्थ एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, तो इसके कारण एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई, अब जो रेडिएशन वापस स्पेस में जा रही थी वो वहाँ नहीं जाएगी, वहीं पर ट्रैप कर ली जाएगी, जिसके कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता है, और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो अब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसे एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेंटेन्ड बाय द एनर्जी बैलेंस ऑफ द सन रेज that strike the planet and heat that is radiated back into space. The layer of this gas prevent the heat from being re-radiated out. This CO2
layer does function like the glass panel of a greenhouse or the glass window of a motor car, allowing the sunlight to filter through but preventing the heat from being radiated in outer space. This is the so-called natural greenhouse effect. However, when there is an increase in carbon dioxide concentration as pollutant, most heat is absorbed by carbon dioxide layer and water vapor in the atmosphere, which add to the heat that is already present. The net result is the heating up of the Earth's atmosphere. This is called enhanced greenhouse effect. The increasing carbon dioxide level tend to warm the air in the lower layer of atmosphere on a global scale. तो इसके कारण क्या होता है कि जो लोअर लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की वो गर्म रहती है और ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलती है. The heat trap provided by atmospheric carbon dioxide probably helped to create the condition necessary for the evolution of life and the greening of earth. जैसा कि पहले ही बताया था कि जो पहले जो नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा जा रहा था वो यहाँ पर अर्थ पर लाइफ ऑरिजिन के लिए ज़रूरी था. इसी तरीके से लेकिन अब क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जा रही है, तो इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, जो कि खुद ही एक डिज़ास्टर की तरह वर्क कर रहा है. There are some difference of opinions, however, about the extent of rise in Earth's temperature due to increasing carbon dioxide level. According to some computerized models, doubling the carbon dioxide level will increase the global mean temperature 15 degrees centigrade by 2 degrees. तो इसमें ये कहा गया है कि अभी मॉडल तैयार किए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग यह बताया गया है कि अगर ग्लोबल अर्थ का टेम्परेचर है जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डबल कर दिया जाता है तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड या इतना बढ़ जाता है. देयर आर अदर गैसेज आल्सो विच कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. These are sulfur dioxide, nitrogen oxides, CFCs, chlorofluorocarbons discharged by industries and agriculture. Even a change of 2 degrees may disrupt the Earth's heating budget, causing catastrophic consequence. अब इसके बाद देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड. अब कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन सोर्स होता है ऑटोमोबाइल्स. इसके अलावा स्टोव, फर्नेस, ओपन फायर, फॉरेस्ट, बुश फायर्स, बर्निंग कोल्स, माइंस, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स. तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के मेन सोर्स होते हैं. और जबकि यहाँ पे ये कहा जाए कि जो मोटर व्हीकल्स हैं इनसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है. और द स्मोक ऑफ ऑटोमोबाइल एंड थर्मल पावर एंड हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशेज एक्सेट्रा कॉन्ट्रीब्यूट टू कार्बन ऑक्साइड लेवल इन द कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इन एयर. तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है. Carbon monoxide comprises for as much 80% of all automobile emissions and for more than 60% of all major pollutant added to the atmosphere. Incomplete combustion of डोमेस्टिक फ्यूल गिव्स आउट कार्बन मोनोऑक्साइड. जब फ्यूल का कंबशन किया जाता है तो उस टाइम पर अगर उसे ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है. अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई वहाँ पर तो उस कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है. तो इनकम्प्लीट कंबशन यहाँ पर देखने को मिलता है. नेचुरल सोर्सेज ऑफ द गैसेज आर वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स. हायर एनिमल प्रोड्यूस सम कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन. Some carbon monoxide is liberated from bile juice. Breakdown of photosynthetic pigment in algae also release some carbon monoxide. Plant on an average produce 10 to the power 8 ton of carbon monoxide every year. तो एक तो हो गया इनकम्प्लीट कम्बशन कि फ्यूल को इनकम्प्लीट हमने जलाया तो वहाँ पर. इसके अलावा नेचुरल सोर्सेज भी है जैसे प्लांट और एनिमल में कुछ ना कुछ प्रोसेस चलती रहती है जिसके थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होती है. कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी हार्मफुल टू दोज पर्सन exposed to congested highways to a level of amount 100 ppm. The drivers are the most affected people.
कार्बन मोनोऑक्साइड causes difficulty in breathing, causes headache and irritation of mucous membrane। जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंडीशन ज़्यादा है तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे हेडक हो गया, इरिटेशन ऑफ म्यूकस, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, ये सारी यहाँ पर देखी जाती है। इसी तरीके से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड रिड्यूसिंग इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म होती चली जाती है। द गैस इज फैटल ओवर 1000 ppm, causing unconsciousness in an hour and death in 4 hours. If this gas is inhaled for few hours at even a low concentration of 200 ppm, it causes symptoms of poisoning. Inhaled carbon monoxide combines with blood hemoglobin to form carboxy hemoglobin। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड का इन्हेलेशन कर लिया जाता है, उसे इन्हेल कर लिया जाएगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है एनिमल्स में, वो कम होती चली जाती है। Oxygen carrying capacity of blood to cell resulting into oxygen deficiency, and this is called hypoxia। तो यहाँ पे हाइपोक्सिया देखते हैं कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गया तो वहाँ पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की अपने आप डिक्रीज़ हो जाती है और ये कंडीशन हाइपोक्सिया कहलाती है। और यह कंडीशन हमें देखने को मिलती है 200 ppm फॉर 6 to 8 आवर्स। तो शुरुआत इसमें होती है हेडेक और रिड्यूस मेंटल एक्यूटी। अबाउट 300 ppm देयर बिगिन थ्रॉबिंग हेडेक followed by vomiting and collapse, and above 500 ppm man reaches into coma, at 1000 ppm there is death। The accepted maximum allowable concentration for occupational exposure is 50 ppm for 8 hours। The increase in carboxyhemoglobin level from 1 to 2% to 3 to 4% may cause cerebral anoxia resulting। तो इस तरीके से यहाँ ये देखा जाता है कि कितनी कंसंट्रेशन पे क्या क्या हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो अलाउेबल कंसंट्रेशन है वो 50 ppm दी गई है 8 आवर्स के लिए। तो यहाँ पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल है जो अगर 1 से 2% या 3 से 4% हो गया है तो यहाँ पर सेरेब्रल एनोक्सिया की कंडीशन देखी जाती है। इसके बाद देखते हैं सल्फर कंपाउंड्स। सल्फर आर द मोस्ट सीरियस पॉल्यूटेंट फ्रॉम अमंगेस्ट सेवरल अदर मेजर सल्फर कंपाउंड इन द एटमॉस्फेयर। द ऑक्साइड ऑफ सल्फर आर द मोस्ट, जो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं सबसे ज़्यादा हैजार्डस या सीरियस पॉल्यूटेंट्स हैं। द अदर सल्फर कंपाउंड्स आर कार्बोनिल सल्फाइड, carbon disulfide, dimethyl sulfide and sulfate। The chief source of oxides of sulfur are the combustion of coal and petroleum। Thus most oxide come from thermal power plant and other coal waste plant and smelting complexes। Automobiles also release सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पर सल्फ़र कंपाउंड्स में देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट सल्फ़र कंपाउंड्स हैं जो सीरियस पॉल्यूटेंट की तरह वर्क करते हैं। इसके अलावा इनके जो सोर्स होते हैं वही कोल एंड पेट्रोलियम के कंबसन से, इसके अलावा जो प्लांट ऑटोमोबाइल्स होते हैं वहाँ से, तो ये सारे इसके सोर्सेस हैं। Sulfur dioxide, the major source of sulfur dioxide emission are burning of fossil fuel in thermal power plant, smelting industries and other processes as manufacture of sulfuric acid and fertilizers। तो ये सारे इंडस्ट्री के थ्रू निकलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से। और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोसेस हो रही है, फर्टिलाइजर्स बनते हैं तो वहाँ पर यह निकलते हैं। द अकाउंट फॉर अबाउट 75% ऑफ द टोटल SO2 एमिशन, मोस्ट ऑफ द रेस्ट 25 एमिशन इज़ फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरीज एंड ऑटोमोबाइल्स। SO2, तो ये सारे इसके सोर्स दे दिए कि सल्फ़र डाइऑक्साइड कहाँ से निकल रही है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज से, फर्टिलाइजर्स की जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ से, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है जहाँ पर, थर्मल पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, यहाँ से यह रिलीज़ होती है।
Sulfur dioxide causes intense irritation to eyes and respiratory tract. It is absorbed in the most passage of upper respiratory tract, leading to swelling and stimulating mucus secretion. तो ये यहाँ पर इसके ये दिए हुए हैं कि इसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या क्या प्रोसेस देखने को मिलती है, या जैसे आँखों में इरिटेशन होना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन, तो इस तरीके से ये हार्म पहुँचाता है। इसी तरीके से दिस गैस कॉजेज डैमेज टू हायर प्लांट्स फॉर्मिंग इन एक्रोटिक एरियाज ऑन लीव्स. Plants are relatively more sensitive to sulfur dioxide than are animals and man. Thus, the threshold level of SO2 injury in plants are quite low as compared to एनिमल एंड मैन. जो प्लांट होते हैं वो ह्यूमन या फिर एनिमल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए जो इनके थ्रेशोल्ड लेवल होता है वो प्लांट के लिए बहुत ही कम होता है. In most plant leaf area collapses under intense exposure to SO2. There is a bleaching of leaf pigment due to conversion of chlorophyll A to pheophytin A. Thus, sulfur dioxide exposure has an impact on plant productivity. High concentration of sulfur dioxide in air reduces the pH of leaf tissue of some trees, increasing the total sulfur content of leaves and tree bark. There are also increased sulfur content of the soil in the area adjacent to thermal power of plant. तो यहाँ पे ये देखा गया है कि प्लांट में क्या होता है, जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड के लिए एक्सपोजर किया जाता है प्लांट को, तो उसमें पत्तियाँ हैं जो कोलैप्स होने लग जाती हैं. जो यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट ए मिलता है, क्लोरोफिल ए होता है, उसका कन्वर्जन फियोफाइटिन ए में हो जाता है. अब फियोफाइटिन ए में हो जाने के कारण क्या होता है, जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है और प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाती है. SO2 is also involved in the erosion of building materials as limestone, marble, the slate used in roofing, mortar and deterioration of statues. Petroleum refineries, smellers, craft paper mills deteriorate the adjoining historic monuments. So इस तरीके से जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये सब जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो मार्बल से बनी हुई जो बिल्डिंग्स हैं, उन सबको यह नुकसान पहुंचाता है. फिर सेकंड है हाइड्रोजन सल्फाइड. एट ए लो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन सल्फाइड कॉज हेडेक, नोजिया, कोलैप्स, कोमा एंड फाइनल डेथ. अनप्लीजेंट ऑर्डर में डिस्ट्रॉय द एपेटाइट एट 5 ppm लेवल इन सम पीपल. इसके अलावा कंजक्टिविटीज़ हो सकती है, इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये सब यहाँ से देखने को रेस्पिरेटरी फेलियर्स देखे जाते हैं. और इसके सोर्स भी यही होते हैं, सल्फर स्प्रिंग्स, वॉल्केनिक इरप्शन, कोल पिट्स एंड सेवर आल्सो गिव द गैस. फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यह मिलती है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये फॉर्म में यह पाई जाती है. ऑफ दीज नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ द पाइवट कंपाउंड. जो NO होता है वो इसका आधार होता है, NO. तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्टन of oxygen and nitrogen during lightning discharge and by bacterial oxidation of ammonia in soil. तो नेचुरली प्रोसेस तो ये हो गई कि जब लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है एटमॉस्फेयर में उस टाइम पर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है. इसके अलावा जो बैक्टीरियल प्रोसेस चलती है, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन होता है, उस टाइम पर वो अमोनिया को यूज़ करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं. No contact with air and combine with oxygen or even more readily with ozone to form more poisonous nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide may react with water vapor in the air to form HNO3. This acid combined with ammonium to form ammonium nitrate. Fossil fuel combustion also contribute to oxide of nitrogen. About 95% of nitrogen oxides is emitted as nitrogen oxide and remaining 5% as nitrogen dioxide. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड इस तरीके से जो इस पे एटमॉस्फेयर में जो बिजली होती है या जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं उसके थ्रू ये बनती है.
इसके अलावा जो बैक्टीरियल होते हैं उसके कारण बनती है, और जो एसिड रेन होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ व्हीकुलर एग्जॉस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसी तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड इसके लिए यह भी पॉल्यूशन क्रिएट करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, द चीफ सोर्स ऑफ दिस गैस आर इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3 and chemical and automobile exhaust at a high temperature combustion of gasoline produce this gas. A large amount of this is readily converted to more toxic nitrogen dioxide। तो ये सारे दिए गए हैं कि किस तरीके से इनका प्रोडक्शन हो रहा है और कैसे कैसे ये बन रही है। इसी तरीके से नाइट्रोजन ऑक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर, particularly in the formation of several secondary pollutants like pan, peroxyacetyl nitrile, or ozone, carbonyl compounds, etc. In the presence of other organic substances, there is little evidence of the direct role of this gas is causing a health hazard. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए। ए डीप रेडिश ब्राउन गैस विच इज़ द ओनली वाइडली prevalent colored pollutant gas. This gas is the chief constituent of photochemical smog in metropolitan areas. Nitrogen dioxide causes irritation of alveoli leading to symptoms resembling emphysema, inflammation upon prolonged exposure to 1 ppm level. तो इस तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब यहाँ पर दिया हुआ है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? जो स्पेस एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ये एसिड वाटर के साथ मिलते हैं, और जब इसकी रेनिंग होती है तो इसके कारण जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या जो बने हुए जो लाइमस्टोन के जो इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको डैमेज पहुंचाते हैं। तो इसके कारण सॉइल की pH भी इंक्रीज हो जाती है, तो इसको एसिड रेन कहते हैं। एसिडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज ए मैन मेड फिनोमिनॉन। द एसिड रेन इज इन फैक्ट ए कॉकटेल ऑफ H2SO4 and HNO3, and the ratio of the two may be very depending on the relatively quantities of oxides of sulfur and nitrogen emitted. On an average, 60 to 70% of the acidity is described to H2SO4 and 30 to 40% to HNO3. The acid rain problem has dramatically increased due to industrialization. Burning of fossil fuels for power generation contributes to almost 60 to 70% of total SO2 emitted ग्लोबली। तो इसमें क्या होता है, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं और इंडस्ट्री है, यहाँ से ऑटोमोबाइल से NO2 और SO2 गैस निकलती है। तो ये गैस एटमॉस्फेयर में जाती हैं, वहाँ पर इनके साथ और गैसेज मिक्स हो जाएंगे। लाइटनिंग की प्रोसेस होती है, थंडरिंग, लाइटनिंग, और उसके बाद ये एसिड बना देती हैं और वाटर के साथ मिक्स होकर के ये वापस अर्थ पर आती हैं। Emission of nitrogen oxide from anthropogenic sources range between 20 to 90 million ton annually over the globe. Acid rain have assumed global ecological problem because oxides travel a long distance, and during their journey in atmosphere they may undergo physical and chemical transformation to produce more hazardous product. Acid rains create complex problem and their impact are far reaching. They increase soil acidity, thus affecting land flora and fauna, cause acidification of lakes and stream, thus affecting aquatic life, affect crop productivity and human health. Besides these, they are corrodes buildings, monument, statues, bridges, fences, railing. तो ये सारे इसके harmful effect होते हैं. Due to acidity level of heavy metal as aluminium, manganese, zinc, cadmium, lead and copper in water increase beyond the safe limit.
अब इसके बाद देखते हैं ओजोन। ओजोन क्या होती है? अगर ओजोन अपनी फॉर्म में प्रेजेंट है तो यह यूवी रेडिएशन को आने से रोकती है। सनलाइट के साथ जो यूवी रेडिएशन आती है तो उसे यह प्रिवेंट करती है और अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सके, क्योंकि यूवी रेडिएशन हार्मफुल होती है और इस कारण से तो ओजोन का काम होता है कि सन से आने वाली यूवी रेडिएशन को कंट्रोल करना। इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट द ओजोन लेयर in the stratosphere protect us from the harmful UV radiation from sun. The depletion of this ozone layer by human activities may have serious implication, and this has become a subject of much concern over the last few years. On the other hand, ozone is also formed in the atmosphere through chemical reaction involving certain pollutants SO2, NO2, aldehydes on absorption of UV radiation. The atmospheric ozone is now being regarded as a potential danger to human health and crop growth. तो इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू, जैसे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस हुई है तो इसके कारण जो ओजोन की जो नेचुरल लेयर थी वो डिप्लीट होती चली गई और ओजोन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होने लग गए। तो इस तरीके से जो ओजोन अपर लेयर में पाई जाती थी वो अब अर्थ सरफेस के नज़दीक पाई जाने लग गई, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर इफ़ेक्ट शो करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है बैड ओजोन। The temperature decreases with increasing altitude in the troposphere 8 to 16 km from Earth, while it increases with increasing altitude in the stratosphere. This rise in temperature in stratosphere is caused by ozone layer. The ozone layer has two important and interrelated effects. Firstly, it is absorb UV light and thus protect all life on the earth from harmful effect of radiation. Second, by absorbing the UV radiation to ozone layer, heats the stratosphere, causing temperature inversion. The effect of this temperature inversion is very interesting. It limits the vertical mixing of pollutant, thereby causing the dispersal of pollutant over larger areas and near the Earth's surface. That is why a dense cloud of pollutant usually hangs over the atmosphere in highly industrialized areas, causing several unpleasant effects. तो इसमें क्या बताया गया है कि जो नेचुरली जो ओजोन का काम होता है वो ये होता है कि सनलाइट से, सन के साथ से जो हार्मफुल रेडिएशन आती है उनको रोकना, जिसके कारण अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो सके और उसे प्रोटेक्टेड रखती है। इसके अलावा जो अर्थ का टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने में ये हेल्प होती है। द ओजोन नियर द अर्थ सरफेस इन द troposphere create pollution problem. Ozone and other oxidants such as acetyl nitrate, PAN, and hydrogen peroxide are formed by light-dependent reaction between nitrogen oxide and hydrocarbon. Ozone may also be formed by nitrogen oxide under UV radiation effect. These pollutants cause photochemical smog. तो अब ओजोन अगर जब अर्थ सरफेस के नज़दीक आ जाती है, इसके फ्री रेडिकल रिलीज़ हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये अर्थ सरफेस पे नज़दीक आ जाती है तो वहाँ पर लाइट की प्रेजेंस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से प्रेजेंट है ऑलरेडी पॉल्यूशन जो कि अर्थ सरफेस के नज़दीक है। इसके अलावा लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर एक रिएक्शन होती है जिससे पैन का फॉर्मेशन होता है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो इसका फॉर्मेशन होता है जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इंक्रीज इन ओजोन कंसनट्रेशन नियर द अर्थ सरफेस रिड्यूस क्रॉप यील्ड सिग्निफिकेंटली। अब जैसे जैसे ओजोन की कंसनट्रेशन अर्थ सरफेस के नज़दीक बढ़ती है तो क्रॉप यील्ड पर हार्मफुल इफेक्ट होता है। इसी तरीके से एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ देखे जाते हैं। Higher level of ozone in the atmosphere protect us. It is harmful when it come in direct contact with us and plant at earth surface. तो जब अगर ये ओजोन का लेवल अगर इसकी जहाँ खुद की लेयर है वहाँ पर ज़्यादा है तो हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन अगर ये अर्थ सरफेस के नज़दीक ज़्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। In plants, ozone enter through stomata. It produces visible damage to leaves and thus a decrease in yield and quality of plant protect. Ozone may dispose plant to insect.
Ozone alone and in combination with other pollutant like SO2 and NOx is causing crop loss over 50%. इस तरीके से ही है जो अर्थ पर जो प्लांट्स है उनको भी डैमेज करती है और इसके साथ साथ जो ह्यूमंस है उनको भी डैमेज करती है। अब देखते हैं गुड ओजोन एंड थ्रेट टू इट। अभी देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है कि फ्री रेडिकल्स रिलीज़ किए जा रहे हैं, CFC रिलीज़ हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है जो। तो ये गैस क्या करती है, ओजोन लेयर पे जाती है, हल्के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इजीली ओजोन लेयर तक पहुंच जाते हैं, वहाँ जा कर के ओजोन के साथ ये रिएक्शन करते हैं जिसके कारण जैसे ओजोन O3 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो यहाँ पर ये O2 प्लस ओ फ्री रेडिकल में रिलीज हो जाता है। अब ये जो फ्री रेडिकल होता है वहाँ पे ऑक्सीजन बन गया, एक मॉलिक्यूल एक फ्री रेडिकल बन गया। ये जो फ्री रेडिकल होता है ये अर्थ सरफेस के नज़दीक आ जाता है और अपने हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, वापस से आकर के अर्थ सरफेस के नज़दीक आकर आएगा और जो जैसे स्मॉग था उसका फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स लाइट की प्रेजेंस में, और वहाँ पे जो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल रहता है वो मौजूद रहता है और इस तरीके से वो पॉलीएसिटिक नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। Ozone protects us from the harmful UV radiation from the sun. In spite of being in such a small proportion, it plays a major role in climatology and biology of the earth. It filters out all radiation below 3000 angstrom. Thus, ozone is intimately connected with the life-sustaining process. Any depletion of ozone would therefore have catastrophic effect on life system of the earth. Over the last few years, it could be realized that the ozone concentration of Earth's atmosphere is thinning out. What has caused this depletion? तो ये depletion क्या होता है? अब यहाँ देखते हैं. We have already pointed out that ozone layer, by absorption of UV radiation, heat the atmosphere, stratosphere, causing the temperature inversion. Temperature का inversion यहाँ देखा जा रहा है. इसके अलावा this temperature inversion limit the vertical mixing of pollutant. However, in spite of this slow vertical mixing, some pollutants enter the stratosphere and remain 3 or 4 years until they react with ozone and convert it to other products. These pollutants thus deplete ozone in the stratosphere. Major pollutants responsible for this depletion are chlorofluorocarbon, nitrogen ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन. तो जैसे यहाँ भी दिया गया है जो ओजोन डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल केमिकल्स हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. Chlorofluorocarbon are widely used as coolant in air conditioners and refrigerators, cleaning solvent, aerosol propellants, and in foam insulation. Chlorofluorocarbon is also used in extinguishing equipment. They escape as aerosol in the stratosphere, jet engines, motor vehicles, nitrogen fertilizers, and other industries activity are responsible for emission of chlorofluorocarbon, nitrogen oxide. Supersonic aircrafts flying at stratosphere heights cause major disturbance of ozone लेवल. तो ये सारे रीज़न यहाँ पर दिए हुए हैं जिसके कारण जो ओजोन लेयर है उसमें डिस्टर्बेंस होता है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच ब्रेकडाउन देखा जाता है जिससे कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन देखा जा रहा है. द थ्रेट टू ओजोन इज मेनली from chlorofluorocarbon, which are known to deplete ozone by 14% at the current emission rate. On the other hand, nitrogen oxide would reduce ozone by 3.5%. The nitrogen fertilizer release nitrous oxide during denitrification. Depletion of ozone would lead to serious temperature change on the earth and consequent damage to life support system. तो यहाँ पर ये देखा गया है कि इसके ये सारे रीजन्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि ओजोन डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर कॉजेज डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट ह्यूमन हार्मफुल इफेक्ट.
तो ये डायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट तो शो कर ही रहा है डिप्लीशन के कारण, उसके साथ साथ इनडायरेक्ट इफेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। द टेम्परेचर राइज इन स्ट्रेटोस्फीयर इज ड्यू टू हीट एब्जॉर्प्शन बाय ओजोन, द रिडक्शन इन ओजोन वुड लीड टू टेम्परेचर चेंज एंड रेनफॉल फेलियर ऑन अर्थ। तो ये सारे इसके इनडायरेक्ट की टेम्परेचर बढ़ गया, इसके अलावा जो रेनफॉल होता है उसमें डेफिशिएंसी देखी जा रही है। मोर ओवर 1% रिडक्शन इन ओजोन इंक्रीज UV रेडिएशन ऑन द अर्थ बाय 2%। तो ये सारा इसमें हमें देखने को मिल रहा है।